हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पाठशाला अकेडमी। दोस्तों, फिजिकल ज्योग्राफी की हमारी सीरीज में हमने जो अक्षांश और देशांतर है, टाइम जोन है या फिर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ है, ये टॉपिक हमने पिछली जो क्लासेस हैं उसके अंदर कवर कर लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है दोस्तों, अब पृथ्वी की जो सतह हमारे सामने प्रस्तुत है या बनी हुई है, जो हमें दिखाई दे रहा है, यानी कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर नदी है, कहीं पर कोई आप देख सकते हैं रेगिस्तान है, कहीं पर मैदान है। तो ये सारी चीजें हैं जो पृथ्वी की सतह है, उसका निर्माण करने में दो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। एक प्रक्रिया होती है जो अर्थ की सतह के ऊपर देखने को मिलती है, ठीक है। कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो पृथ्वी है उसके आंतरिक भाग में चलती रहती है, ठीक है। तो पृथ्वी की जो सतह है या फिर अर्थ का जो सरफेस बोल सकते हैं इंग्लिश में, तो उसका निर्माण दो तरह की प्रक्रियाओं से हुआ। पहला है एक्सोजेनिक प्रोसेस और दूसरा है एंडोजेनिक। अब एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक प्रोसेस क्या होती है? देखिए, एक्सोजेनिक प्रोसेस होती है, एक्सोजेनिक को हिंदी में बोलते हैं बहिर्जात। बहिर्जात यानी वो प्रक्रियाएं जो पृथ्वी की सतह के ऊपर होती हैं, ठीक है। वो प्रक्रियाएं जो पृथ्वी की सतह के ऊपर होती हैं, उसके अंदर आप देखेंगे कि हवाएं चलना, बरसात होना, सूर्य की किरणें पड़ना, बर्फ पड़ना, तो अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं होती हैं पृथ्वी की सतह के ऊपर। तो इनको कौन सी प्रक्रियाएं बोला जाता है? एक्सोजेनिक, ठीक है। दूसरी प्रक्रिया होती है दोस्तों एंडोजेनिक। एंडोजेनिक प्रोसेस ये कौन सी होती है? इनको हिंदी में बोला जाता है दोस्तों अंतर्जात प्रक्रिया, ठीक है। अंतर्जात प्रक्रिया। अब ये प्रक्रियाएं क्या होती हैं? ये प्रक्रियाएं वो प्रक्रियाएं होती हैं जो पृथ्वी की जो सतह है उसके नीचे चलती है, यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसके अंदर चलती है। इन प्रक्रियाओं को बोलते हैं अंतर्जात या एंडोजेनिक प्रोसेस, ठीक है दोस्तों। अब पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग है उसको हमें पढ़ना है, तो कैसे पढ़े? अब ये तो है नहीं कि हम एक कुदाली लेंगे और अर्थ को खोदना स्टार्ट कर देंगे, उसके अंदर जाके देखेंगे, ये संभव नहीं है, ठीक है। संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि अर्थ का जो इंटीरियर है, जब अर्थ में अंदर की तरफ जाते हैं गहराई की तरफ, तो टेम्परेचर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और एक लिमिट के बाद आप गहराई पे जाओगे तो टेम्परेचर इतना होगा कि उसको सहन करना संभव नहीं है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि कुछ ऐसे मटेरियल हमें मिले जिनसे हम अध्ययन कर सकें और बता सकें कि जो अर्थ का आंतरिक भाग है वो कैसा होगा। अब वो मटेरियल हमें कैसे मिल सकते हैं? उसके कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज में कैसे है? डायरेक्ट सोर्स में देखो आप, डायरेक्ट सोर्स में दो चीजें हैं। डायरेक्ट सोर्स में जो मेन चीजें चल रही हैं तो उसमें वो एक तो है ओशन ड्रिलिंग, ठीक है। ओशन यानी ओशन से आप ड्रिल करो और क्या है वहां से नीचे से मटेरियल निकालो, उसको स्टडी करो और ये बताओ कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। दूसरा क्या है, जो मैग्मा निकलता है या फिर लावा निकलता है इससे, ज्वालामुखी से, उसको स्टडी करो और ये बताओ कि जो अर्थ का आंतरिक भाग है वो कैसा है, ठीक है। ओशन ड्रिलिंग यानी ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हम ड्रिल मशीन यूज नहीं करते छेद करने के लिए, तो वैसे ही ओशन के अंदर गहराई में जाके ड्रिलिंग की जाती है। अगर वहां से ओशन का जो फ्लोर है यानी महासागर की जो सतह है
के अंदर जो चट्टानें हैं उन चट्टानों से मटेरियल निकाल के स्टडी की जाती है कि जो अर्थ का आंतरिक भाग है वो कैसा है। दूसरा क्या है, जब लावा निकलता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी के अंदर जब विस्फोट के साथ लावा बाहर आता है तो क्या होता है, उस लावा को इकट्ठा करके उसकी स्टडी की जाती है अर्थ के इंटीरियर को जानने को। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि ये तो पहला है, दूसरा आता है इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज, ठीक, इनडायरेक्ट सोर्सेज में क्या आता है दोस्तों, जैसे अब क्या कर लिया, एक कुछ गहराई तक गए आप, ठीक है, अर्थ के अंदर कुछ गहराई तक गए, वहां से कुछ मटेरियल ले लिया, या फिर सॉरी अर्थ के अंदर कुछ गहराई तक जाएंगे आप और क्या देखेंगे कि गहराई के साथ जो टेम्परेचर है यानी तापमान है, प्रेशर है और डेंसिटी है वो किस प्रकार से चेंज हो रही है। ठीक है, टेम्परेचर, क्या क्या चीज, तीन चीजें देखनी है हमें, टेम्परेचर, प्रेशर यानी दाब और डेंसिटी यानी करंट। ये तीनों चीजें किस प्रकार से बदल रही हैं उस चीज को हम स्टडी करेंगे, यानी किस रेट से बदल रही है, किस रेट से चेंज हो रही है। रेट मतलब दर से, किस दर से चेंज हो रही है। अब रेट या दर का मतलब क्या है, अब देखो, जैसे जब हम 57 फीट गहराई में जाते हैं, यानी 57 फीट गहराई के अंदर जाते हैं, 57 के आसपास, तो क्या होता है, जो 1 डिग्री टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार प्रेशर का देखते हैं कि प्रेशर कितना चेंज होता है जब किसी गहराई पर, मान लिया हम ये 1 पास्कल प्रेशर चेंज हो जाता है। ठीक है, या फिर इसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया यानी केजी मीटर स्क्वायर या कुछ इस तरह की यूनिट होती है, या फिर स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, पास्कल। ठीक है दोस्तों, तो अब बात आती है दूसरी, पहली तो क्या होगी, टेम्परेचर और प्रेशर और डेंसिटी को देखना। दूसरी बात आती है कि जो आकाश से उल्काएं गिरती हैं, यानी मीटियोर्स जब पृथ्वी के अंदर एंटर कर जाते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल पे, और जो वो पृथ्वी के ऊपर बिना जले हुए कुछ मीटियोर्स गिर जाते हैं, कुछ वायुमंडल में जल जाते हैं घर्षण बल के कारण। ठीक है, जो मीटियोर्स या उल्काएं पृथ्वी के ऊपर गिर जाती हैं, जब उनको स्टडी करते हैं तब उससे भी हम अर्थ का इंटीरियर पता कर सकते हैं। अब ऐसा कैसे, क्योंकि जो भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, खगोलीय वस्तुएं हैं या खगोलीय जो भी, जैसे प्लेनेट हो गया, धूमकेतु हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, ये सारे हैं, ऐसा माना जाता है कि इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो संरचना है वो लगभग एक जैसी है। तो उल्का को अगर हम स्टडी कर लेंगे तो हम अर्थ का इंटीरियर भी बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझिए, ये है डायरेक्ट सोर्सेज और नीचे वाले क्या है, इनडायरेक्ट सोर्सेज। अब देखो, डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीजें एक मैं आपको बताता हूँ कि इनडायरेक्ट सोर्सेज वाला जो टेम्परेचर और प्रेशर वाला है, ये आपके जीवन में कैसे, एक उदाहरण बता देता हूँ जो आपके डेली लाइफ में भी आप हमेशा देखते हैं। जो गांव वाले हैं वो तो देखते ही होंगे, शहर में भी अगर किसी ने देखा है तो वो भी समझ सकते हैं। अब देखो, जब आप गांव में हो, ये है कुआं, कुआं दिखा होगा। तो जब कुएं के पास आप जाते हो, उससे पानी निकालते हो, क्या होता है, गर्मी के अंदर आपको पानी कैसा लगेगा, ठंडा लगेगा यानी कोल्ड, और सर्दी के अंदर आपको लगेगा कोल्ड। अब ये कैसे, समझने की बात है कि गर्मी के अंदर ठंडा निकलता है और सर्दी के अंदर गर्म। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों
कि ये हो गया हमारा अर्थ का सरफेस यानी अर्थ की सतह। अब इसकी गहराई मान लिया 100 फीट है, 100 फीट आ गया, समझो 100 फीट है इसकी गहराई। तो क्या होता है दोस्तों, 100 फीट की गहराई पे जो पानी का टेम्परेचर है ना, वो एक फिक्स टेम्परेचर होगा पानी का, वो चेंज नहीं होगा, फिक्स टेम्परेचर। आगे बात समझ में। तो वो टेम्परेचर ऐसा होता है जब कि आप अगर सर्दी में निकालोगे ना सॉरी गर्मी में निकालोगे तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर कम होता है, तो पानी आपको ठंडा लगेगा। और सर्दी में आप निकालोगे तो ये जो सर्दी के अंदर पानी का टेम्परेचर तो ज्यादा होता है और जो आपका बाहर का टेम्परेचर है वो कम होता है, इसलिए क्या होगा, ये आपको गर्म लगेगा। आगे बात समझिए। तो इंटीरियर से आप समझ सकते हैं, जब आपको अर्थ का आंतरिक भाग पढ़ रहे हैं तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये फिनोमेना क्यों होता है। क्यों? क्योंकि जब सर्दी होती है तो बाहर का टेम्परेचर कम होता है और ये टेम्परेचर है ये ज्यादा होता है। अब अगर गर्मी है तो ये जो बाहर का टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है और ये टेम्परेचर कम होता है, तो क्या होगा, आपको ठंडा लगेगा। लेकिन अगर ये तो देखो कुछ फीट की बात है, अगर आप 1000-1100 फीट के ऊपर जाएंगे, जो बोरवेल करवाते हैं बड़े बोरवेल के अंदर आप देखते हैं, तो क्या होता है कि वहां पे टेम्परेचर इतना होता है कि वो बाहर वाला टेम्परेचर गर्मी में भी उससे ज्यादा होगा और सर्दी में बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये हमेशा आपको गर्म ही लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि गर्मी में भी वो गर्म लगता है और सर्दी में भी गर्म लगता है। आगे बात समझो। अब देखो, इंटीरियर ऑफ अर्थ यानी अर्थ का जो लेयर्ड स्ट्रक्चर हमने बताया था कि अर्थ है वो परतों के अंदर होती है, उसकी कुछ परतें होती हैं, वो देख लेते हैं एक बार कि अर्थ की परत कैसे होती है और अर्थ की परत होती क्या है। दोस्तों, जो अर्थ की सतह है, कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, ओशन मानी महासागर, ये है अपनी कोई भी माउंटेन रेंज, ठीक है, माउंटेन यानी पर्वत श्रृंखला। अब देखो, ये अर्थ का कुछ एक पीस ले लिया जिसके अंदर ये तो अर्थ का सेंटर है और ये उससे ऊपर की तरफ बाहर की तरफ लेयर्स आ रही है। अब देखो, जो कॉन्टिनेंट है वो समुद्र है, समुद्र से कुछ उठे हुए होते हैं। अब एक चीज और आपने देखी होगी, जब आप रेलवे स्टेशन के ऊपर जाते हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बोर्ड के ऊपर लिखा होता है समुद्र तल से इतनी ऊंचाई। तो समुद्र का जो तल है, तल मतलब तल ये मत समझना कि जो समुद्र की गहराई है उससे नहीं, समुद्र तल माना जाता है समुद्र की जो सतह है वो ऊपरी सतह है, ठीक है। क्यों? क्योंकि समुद्र है वो सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो सारे समुद्रों का जो लेवल है वो एक समान है, तो उसको ही लेवल मानकर ऊंचाई मापी जाती है, ठीक है। समुद्र की जो ऊपरी सतह है उसको लेवल मानकर हर जगह की ऊंचाई मापी जा सकती है कि समुद्र तल से इस चीज की ऊंचाई इतनी है, समुद्र तल से इस चीज की ऊंचाई इतनी, ठीक है दोस्तों। तो देखो, ये हो गया ओशन, ठीक है, ये हो गया हमारे कॉन्टिनेंट और ये हो गया माउंटेन, ठीक है। अब सबसे पहला पार्ट आता है, इसकी सबसे पहली परत आती है अर्थ की, उसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट और हिंदी के अंदर बोलते हैं दोस्तों भूपरपट्टी। भूपरपट्टी हिंदी में बोलते हैं भूपरपट्टी और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। अब ये क्रस्ट दोस्तों किस चीज से बनी होती है? क्रस्ट है दो तरह की। अब ओशन के अंदर है तो महासागरीय भूपरपट्टी, और अगर कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप के ऊपर है तो उसको बोलते हैं महाद्वीपीय भूपरपट्टी, ठीक है। अब महाद्वीप की जो भूपरपट्टी है यानी कॉन्टिनेंट क्रस्ट, ठीक है, सीसी का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पे कॉन्टिनेंट क्रस्ट। अब कॉन्टिनेंट क्रस्ट की जब बात आती है उसके अंदर क्या क्या होता है, देखो इसके अंदर मेनली होता है
सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इसका जो घनत्व होता है वो होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले किसी बॉक्स के अंदर ये मटेरियल है वो 2.7 ग्राम मटेरियल आ सकता है किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले किसी बॉक्स के अंदर 2.7 ग्राम मटेरियल आ सकता है, किसका? कॉन्टिनेंट क्रस्ट का। आगे बात समझ लें। अब बात आती है ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, अब ओशनिक क्रस्ट की जो डेंसिटी है दोस्तों, अब यहां देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। ओशनिक क्रस्ट, ओशियनिक अब ये किससे बना होता है दोस्तों? ये बना होता है सिलिकॉन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, ये बना होता है सिलिकॉन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से। इसकी जो डेंसिटी होती है वो दोस्तों वो होती है, घनत्व होता है वो होता है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे बात समझ में, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ओशन से लेकर जो ओशनिक क्रस्ट यानी ओशन के पास जो ऊपर पट्टी है उसकी चौड़ाई होती है, गहराई या चौड़ाई सॉरी इसकी गहराई कितनी होती है दोस्तों? ये होती है 3 से लेकर 5 माइल। ठीक है, कॉन्टिनेंटल यानी या फिर ये होती है 5 से 7 किलोमीटर के आसपास होती है। यहाँ देखेंगे आपको यहाँ मिलेगी कॉन्टिनेंट में गहराई कितनी है, ये होती है दोस्तों आपको 30 किलोमीटर के आसपास दिखाई देगी, 30 किलोमीटर के आसपास। यहाँ पर देखोगे तो आपको मिलेगी 70 से 100 किलोमीटर के आसपास। ठीक है दोस्तों, यानी पर्वत के नीचे देखोगे माउंटेन है, यानी हिमालय है हमारा। हिमालय में जब उसकी ऊपर पट्टी देखेंगे हिमालय के नीचे तो वो कितनी गहराई तक होगी? 70 से लेके 100 किलोमीटर के आसपास है वो ऊपर पट्टी की गहराई होती है। ठीक है, अब देखो ये जो रेड लाइन है, ठीक है, दिखाई दे रही है जो ये जो रेड लाइन है, एक बार इसको मैं साफ कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। ठीक है, ये हो गया जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही। अब ये है दोस्तों डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? एक तो चीज होती है कंटिन्यूस यानी जो लगातार चलती रहती है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है जहां पे ब्रेक है या फिर आप मतलब क्या बोल सकते हैं जहां पर कोई चीज अलग हो रही है। अब ये देखो ये चीज है, ये जो है ये ओशियनिक क्रस्ट को कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से जो चीज अलग करती है उसको बोलते हैं कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, या फिर कॉनराड असांतत्य बोलते हैं इसको शायद हिंदी में, असांतत्य। एग्जैक्ट हिंदी तो मेरे को ध्यान नहीं है, इसको बोलते हैं कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। अब देखो दूसरा पार्ट क्या आता है दोस्तों? दूसरा पार्ट आता है मेंटल। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या आता है? दूसरा पार्ट आता है मेंटल। ठीक है, अब मेंटल की गहराई कितने तक होती है? मेंटल की गहराई होती है दोस्तों आप देखेंगे 100 किलोमीटर से लेकर लगभग 29 किलोमीटर तक जो गहराई होती है वो किसकी होती है? वो होती है मेंटल। ठीक है, मेंटल की गहराई। अब मेंटल में सबसे पहले जो ये 2 पार्ट का होता है अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इसके अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ठीक है,
अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, अपर मेंटल लोअर मेंटल, ठीक है। अब जो मेंटल और क्रस्ट को अलग करता है उसको बोलते हैं मोरोविक या मोविक, मोविक डिस्कंटिन्यूटी या मोरोविक डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको मोविक लिखा मिलेगा, कहीं पर मोरोविक डिस्कंटिन्यूटी लिखा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये बात आगे समझ में, ये हो गया अपर मेंटल, ये हो गया लोअर मेंटल। अब देखो ये जो पार्ट है अपर मेंटल और जो लोअर मेंटल है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, सॉरी अपर मेंटल, सॉरी ये क्रस्ट और अपर मेंटल को मिलकर क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। और इससे नीचे क्या है, एक पार्ट ये हो गया, ये है, ठीक है, ये कुछ पार्ट है दोस्तों, इसको बोलते हैं अपर मेंटल का ये दूसरा पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टेनोस्फीयर। और ये देखो ये जो पूरी है ये किसका हिस्सा है, ये तो आगे डिस्कंटिन्यूटी। अब इसके बाद क्या स्टार्ट हो रहा है हमारा मेंटल। अब ये मेंटल का जो कुछ पार्ट है ना, कुछ हिस्सा ये बड़ा जिसको मैं कलर कर रहा हूं, ठीक है, ये पार्ट मिलकर क्या बनाता है दोस्तों, लिथोस्फीयर। इसके नीचे होता है एस्थेनोस्फीयर, इसको क्या बोलते हैं, बचे हुए पार्ट को बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, ठीक है दोस्तों। लिथोस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं स्थलमंडल। आगे बात समझ में। अब देखो इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है दोस्तों जो अपर पार्ट है मेंटल का, वो होता है रिच इन ओलिविन। ओलिविन क्या है दोस्तों, ओलिविन एक मटेरियल है, यानी मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट, यानी ये मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट एक मटेरियल है जिसको ओलिविन बोला जाता है। वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है अपर मेंटल के अंदर, ठीक है। अपर मेंटल है, ये है थोड़ा लिक्विड स्टेट के अंदर। लोअर मेंटल है, लोअर मेंटल है वो किस स्टेट के अंदर पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है सॉलिड स्टेट, ठीक है, रिजिड, ठीक है। अब लोअर मेंटल के अंदर क्या है दोस्तों, लोअर मेंटल के अंदर पाया जाता है अपना मैग्नीशियम, ठीक है, फिर पाया जाता है टाइटेनियम भी पाया जाता है, थोड़ा बहुत आयरन भी पाया जाता है, एल्यूमिनियम भी। तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये चीजें पाई जाती हैं लोअर मेंटल के अंदर, ठीक है। अब अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करने वाली जो डिस्कंटिन्यूटी है वो है रेपिटिव डिस्कंटिन्यूटी। अब ये लाइन का मतलब ये नहीं मत समझना दोस्तों कि इस लाइन पे आने के बाद एकदम से जो गुण है या कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं, विशेषताएं बोल सकते हैं, वो एकदम से चेंज हो जाती है। नहीं, इसके बीच में एक पूरा जोन होता है, मतलब एक इस तरह का जोन सा मान लीजिए, इस पूरे जोन के अंदर यहाँ से चेंज होना स्टार्ट होगी और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। एक लाइन के बाद चेंज नहीं होते, एक ट्रांजिशन जोन होता है। आगे बात सुनिए, क्या क्या पढ़ लिया हमने, अपर मेंटल पढ़ लिया, लोअर मेंटल पढ़ लिया। अब एक चीज और देखो दोस्तों, मेंटल की जो डेंसिटी है, मेंटल की डेंसिटी होती है दोस्तों, वो होती है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यानी 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे बात समझ में, 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब सबसे नीचे आता है दोस्तों हमारा लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या है, वो उसको बोलते हैं कोर, हिंदी में बोलते हैं करोड़, कोर या कोर। कोर के अंदर क्या है दोस्तों, अपर कोर और लोअर कोर। अब मेंटल और कोर को जो अलग करने वाली डिस्कंटिन्यूटी है उसका नाम है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी।
ठीक है, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। अब 2900 से लेकर जो अर्थ का सेंटर है 5370 किलोमीटर तक, सॉरी 6370 किलोमीटर तक, वो 6370 किलोमीटर तक क्या है हमारा कोर है या क्रोर। इसके अंदर अपर कोर है। अपर कोर कहाँ तक पाया जाता है? 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर तक, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, क्या क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है निकल, निकेल और Fe फेरस यानी लोहा, निकल, निकेल और लोहा, ठीक है दोस्तों, निकेल और लोहा। आगे बात सुनिए, ये है लिक्विड फॉर्म के अंदर, ये हमारा सॉलिड फॉर्म के अंदर, ठीक है। जो अर्थ का जो लोअर कोर है वो किसके अंदर पाया जाता है दोस्तों? सॉलिड के अंदर। और ये जो है ये किसके अंदर पाया जाता है? ये पाया जाता है लिक्विड फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये इसके अपर कोर और लोअर कोर के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी है उसको बोलते हैं लेमैन डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है दोस्तों। अब डेंसिटी कितनी है? जो कोर की जो डेंसिटी है वो दोस्तों यहाँ पर इसके आसपास तो क्या पाई जाती है, यानी जब मेंटल से कोर में आते हैं तो वो होती है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास। और जब यहाँ पर पहुंचते हैं अर्थ के सेंटर पर, ठीक है, या फिर जब ये 5100 किलोमीटर, सॉरी 5100 किलोमीटर के आसपास पहुंचते हैं तो वो हो जाती है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास, 13 से थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है, ठीक है दोस्तों। आगे बात समझिए, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? निकल और फेरस, डेंसिटी 5.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे आ जाती है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास, ठीक है। मेन चीज इसके अंदर जो पूछी जा सकती है, पूछते हैं पेपर के अंदर, वो पूछ लिया जाता है कि इन डिस्कंटिन्यूटी के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे मेंटल और कोर के बीच में डिस्कंटिन्यूटी बताओ, अपर कोर और लोअर कोर के बीच में डिस्कंटिन्यूटी है उसका नाम बताओ, तो ये डिस्कंटिन्यूटी पूछ ली जाती है। अब मटेरियल को आप कैसे याद करोगे? देखो, मटेरियल की एक शॉर्ट फॉर्म है जो बचपन से ही आपने पढ़ी होगी, फिर से देख लो। जैसे क्रस्ट के अंदर होता है, अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है तो उसके अंदर है क्या? सियाल, ठीक है। ओसेनिक क्रस्ट सीमा, यानी सीमा आंटी मान लीजिए, सियाल चाचा मान लीजिए। फिर और मेंटल में आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि ओलिविन रिच क्या होती है? इसके अंदर रॉक्स होती है, ओलिविन रिच रॉक्स, ठीक है। दूसरा क्या है? चौथा क्या है? कोर के अंदर है निकल और फेरस यानी नीफे चाचा, ठीक है, नीफे चाचा। इस मतलब एक याद करने की ट्रिक है जिसको मतलब बचपन से ही सिखाया जाता है। सियाल, सीमा ये अलग है, ओलिविन रिच रॉक्स और नीफे, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज और देख लीजिए, इसके अंदर देख लिया हमने मेंटल के अंदर क्या होता है? ओलिविन रिच रॉक्स, ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर तो होती है दोस्तों जो हमारी ग्रेनाइटिक रॉक, ठीक है। और ओसेनिक क्रस्ट के अंदर होता है बासाल्टिक रॉक। ये सारी रॉक्स हैं, ये हम फिर से पढ़ेंगे कि रॉक्स कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी कॉन्टिनेंटल होती है, कौन सी बासाल्टिक रॉक होती है, कौन सी ये ग्रेनाइटिक रॉक होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हम फिर से पढ़ेंगे। एक बार बता दिया ये कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है यानी जो महाद्वीपीय भूप्रपट्टी है उसके अंदर ग्रेनाइटिक रॉक पाई जाती है, और महासागरीय भूप्रपट्टी है उसके अंदर क्या पाई जाती है? बासाल्टिक चट्टानें, ठीक है दोस्तों। आगे बात सुनिए, ये हो गया हमारा अर्थ का इंटीरियर की जो लेयर्स होती है, ठीक है। अब
इंटरनल प्रोसेस यानी एंडोजेनिक प्रोसेस से जुड़ी हुई एक प्रोसेस हो पढ़ लेते हैं। ये एंडोजेनिक प्रोसेस के अंदर एक चीज और आती है, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, या फिर उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से अगली क्लास में पढ़ना, फिर इस चैप्टर के अंदर 3 वीडियो होंगे, तो इससे अच्छा है इसी के अंदर पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है, कि अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक क्या होता है दोस्तों? अर्थक्वेक होता है द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ रॉक्स। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर जो चट्टानें होती हैं ना दोस्तों, वे जब मूवमेंट करती है ना, तब क्या आता है? भूकंप आता है। अर्थक्वेक को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूकंप, ठीक है, भूकंप। अब क्या है, ये मान लिया कोई चट्टान है, जो भी भूकंप आते हैं दोस्तों वो आते हैं सिर्फ लिथोस्फीयर के अंदर। लिथोस्फीयर के अंदर क्या आता है दोस्तों? क्रस्ट और मेंटल का कुछ पार्ट आता है, अपर पार्ट ऑफ मेंटल एंड पूरा क्रस्ट मिला के क्या बनता है? लिथोस्फीयर। तो जो भी भूकंप आते हैं वो आते हैं लिथोस्फीयर के अंदर, ठीक। अब ये पूरा होगा, मान लिया हमारा लिथोस्फीयर। अब ये चट्टान है, ये कोई चट्टान है, ये सतह है, ये सतह से नीचे कुछ चट्टान है। अभी इस चट्टान के अंदर यहाँ पे क्रैक है, क्रैक, ये क्रैक। अब ये चट्टान देखो इस तरह से, कुछ इस तरह से, इसके ऊपर एक चट्टान और है, और ये मेरी दोनों हाथ जहाँ पे जुड़ रहे हैं वो क्रैक मान लिया। ये एक दूसरे से ऐसे रब करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे रब करेंगी ना, तो क्या होगा? हिलेगी चट्टाने, तो चट्टान हिलेगी तो इसके ऊपर वाली जो चट्टान है ना वो भी हिलेगी, ठीक है दोस्तों। जब इसका प्रेशर ज्यादा होता है ना दोस्तों, यानी इसका प्रेशर, ऊपर वाली चट्टान का जब प्रेशर ज्यादा रहता है, किससे? प्रेशर किससे ज्यादा रहता है? फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो ये क्या चीज है, ऊपर वाली चट्टान है वो इसके ऊपर दाब लगाएगी, कुछ दाब देगी या दाब लगाएगी, ये दोनों ऐसे ही लेंगी, तो इन दोनों के बीच में घर्षण बल होगा, ठीक है। अगर वो घर्षण बल कम है, जो बाहर से दाब लग रहा है उससे अगर घर्षण बल कम है, तो क्या होगा? तब तक तो ये चट्टानें हिलेंगी नहीं, ठीक है। लेकिन जब ये फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है, तो चट्टान क्या करेंगी? हिलना स्टार्ट कर देंगी, एक दूसरे से ऐसे हिलेंगी, हिलेंगी तो क्या होगा? ऊपर वाली सतह है वो भी हिलेगी। अब यहाँ से भूकंप जनरेट होगा, यहाँ से एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। एक बड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ मैं इसका, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। यहाँ से ये क्रैक, अब यहाँ से हिलने के कारण क्या हुई? एनर्जी निकलेगी कुछ, अब वो एनर्जी जाएगी सब तरह, हर डायरेक्शन के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो जहां से भूकंप जनरेट होता है, जहां से एनर्जी निकलती है, उसको बोलते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर, ठीक है, हाइपोसेंटर। फोकस को हिंदी में बोलते हैं केंद्र, ठीक है, इसको बोलते हैं अवकेंद्र, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अवकेंद्र, ठीक है। फोकस भी बोल सकते हैं, हाइपोसेंटर भी बोल सकते हैं। फोकस को हिंदी में बोलते हैं केंद्र, इसको अवकेंद्र। यहाँ से एनर्जी निकलनी स्टार्ट होगी हर डायरेक्शन में, ठीक।
अब बिल्कुल इसके ऊपर ये सारी एनर्जी है, ये क्या करेगी, सतह के ऊपर तो पहुंचेगी, ठीक है, सतह के ऊपर पहुंचेगी। इसके जो बिल्कुल ऊपर है यहाँ पर, मतलब यहाँ पे भूकंप एनर्जी निकली, इसके बिल्कुल सीधा ऊपर यानी 90 डिग्री का कोण बनाया है, तो यहाँ पर एनर्जी है वो सबसे पहले पहुंचेगी। और इस जगह को क्या बोलते हैं, एपी सेंटर, ठीक, एपी सेंटर यानी उभय केंद्र भी बोलते हैं और ऊपरी केंद्र भी बोल देते हैं, उभय केंद्र या ऊपरी केंद्र बोलते हैं ना दोस्तों। जैसे वहां पे भूकंप आया, भूकंप का केंद्र इतने, इस जगह पर इतने मीटर गहराई, इतने किलोमीटर गहराई के अंदर था, तो क्या बताते हैं, फोकस बताते हैं और एपी सेंटर बताते हैं, ठीक है। आगे बात सुनिए। तो भूकंप के अंदर दोस्तों दो तरह की जो वेव हैं, तरंगे हैं, वो उत्पन्न होती है, ठीक है। दो तरह की तरंगे उत्पन्न होती है। कौन कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है दोस्तों? पहली है बॉडी वेव्स, बॉडी वेव्स। दूसरी है दोस्तों सरफेस वेव, दूसरी है सरफेस वेव, ठीक। अब बॉडी वेव और सरफेस वेव कैसे, यहां से हिलने के कारण एनर्जी निकली, तो दो तरह की तरंगे निकलेंगी। वेव को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? तरंगे, ठीक है। तो बॉडी वेव होती हैं दो तरह की, पी और एस तरह की, ठीक है। पी और एस तरह की दो वेव होती है, दो तरंगे होती हैं। पी को बोला जाता है, पी का पूरा नाम है प्राइमरी वेव और एस का पूरा नाम है सेकेंडरी वेव। ये तो किसके कारण निकलती हैं? जो यहाँ से एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है, उसमें जो दो तरह की वेव होती है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। ये प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव जब ऊपर पट्टी से मिलती है, ऊपर पट्टी की जो सतह है उससे मिलती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव जब ऊपर पट्टी की सतह से मिलती है तो क्या होता है दोस्तों? सरफेस वेव बनती है, यानी सतही तरंगे बनती हैं। इससे जब पी और एस वेव किससे मिलती है? ऊपर पट्टी सतह से मिलती है, तो क्या होता है दोस्तों? सतही तरंगे बनती हैं, सरफेस वेव बनती है। अब क्या है कि पृथ्वी के अंदर अलग अलग चारों तरफ जाएंगी ये वेव्स। अब देखो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या है? लिक्विड भी है, सॉलिड पार्ट भी है, ठीक। तो पी वेव है ना दोस्तों, पी वेव है वो हर जगह से जा सकती है, सॉलिड से भी पास हो सकती है, लिक्विड से भी पास हो सकती है और गैस से भी पास हो सकती है, ठीक है। आगे बात सुनो, फिर आती है एस वेव। एस वेव खाली पास हो सकती है सॉलिड से, यानी ठोस जो पदार्थ है उससे पास हो सकती है। पी वेव पास हो सकती है ठोस से, तरल से और गैस, तीनों तरह के पदार्थों से पास हो सकती है। एस वेव है, एस वेव है वो सॉलिड में से जाती है, सॉरी सेकेंडरी वेव है। अब सेकेंडरी वेव है, सेकेंडरी वेव तो ऊपर पट्टी के ऊपर ही, मतलब ऊपर पट्टी वाली जो सतह है उसके से मिलने के कारण होती है, तो ये तो किस में से जाती है? सॉलिड में से ही जाती है। ये दोनों है पी और एस, वो किस में से जाती है? पी तो जाती है सॉलिड में से, लिक्विड में से, गैस में से, और एस है वो सॉलिड में से। देखो सबसे पहले सतह पर कौन पहुंचती है? ये है विनर, पहले नंबर पर प्राइमरी है वो पहुंचती है, दूसरे नंबर पर पहुंचती है एस वेव और तीसरे नंबर पर पहुंचती है अपनी सरफेस वेव। इसका जो घनत्व, सॉरी इसकी जो एनर्जी है वो कम होती है, इसकी थोड़ी सी कम होती है। इसकी एनर्जी होती है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा जो नुकसान करती है वो करती है सरफेस वेव। सेकेंडरी होती है, ये क्या है? सरफेस वेव। ये क्या है? सरफेस वेव। तो सरफेस वेव है वो सबसे ज्यादा नुकसान करती है सतह के ऊपर आके, ठीक है। आगे बात सुनिए। अब देखो
अब इनकी डायरेक्शन देख लेते हैं कि वो डायरेक्शन में चलती कैसे है। क्योंकि वेव जब चलती है ना तो उसका जो प्रोपगेशन है और उसका जो मूवमेंट है वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर हो सकता है। ठीक है, कैसे, यानी अलग अलग डायरेक्शन में वो ऑसिलेट कर सकती है। देखो जैसे पी वेव है, पी वेव यहाँ से चली मान लिया ऐसे जाएगी तो वो कैसे ऑसिलेट करेगी, इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर ऑसिलेशन होगा, यानी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब होता है जिस तरफ चलती है, यानी जिस तरफ वेव चल रही है उसी तरफ क्या करेगी, वो करेगी, ऑसिलेट करेगी। मतलब इस साइड जा रही है और इसी साइड ऐसे ऑसिलेट करेगी। दूसरा क्या है, एस वेव है, वो इस तरह से जाएगी तो ऑसिलेट किस तरह से कर रही है, ऐसे। ठीक है, ऊपर नीचे की तरफ ऑसिलेट कर रही है। ये कैसे कर रही थी, आगे पीछे, और ये इस साइड प्रोपोगेट कर रही है और ऑसिलेट किस साइड कर रही है, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे बात समझो। तो इसके कारण तो दोस्तों जो मटेरियल होता है उसके अंदर स्क्वीजिंग, स्क्वीजिंग मतलब उसका दबाव, मतलब उसके अंदर दबाव उत्पन्न होता है, और एंड एक्सटेंशन, खिंचाव और दबाव उत्पन्न होता है इसके कारण। ठीक है, जिससे उसका घनत्व चेंज हो जाता है, चेंज इन डेंसिटी। ठीक है दोस्तों, ये जिससे पदार्थ का घनत्व चेंज हो जाता है। अब पदार्थ का घनत्व चेंज होगा तो उसके अंदर क्या होगा, रीएडजस्टमेंट बताया था ना कल, कि जब घनत्व चेंज होता है तो कम घनत्व वाली चीजें तो ऊपर जाती हैं और ज्यादा घनत्व वाली चीजें क्या आती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं। तो क्या होगा, जिससे अगर चेंज इन डेंसिटी यानी घनत्व में चेंज होगा तो वहां पे क्या होगा, मूवमेंट होगी मैटर की। ठीक है, इसके अंदर आता है दोस्तों क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट का मतलब होता है ये जो पार्ट होता है वेव का ऊपर वाला, इसको बोलते हैं क्रस्ट, और नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ट्रफ, और इसको बोलते हैं क्रस्ट। तो ये मटेरियल के अंदर कुछ इस तरह से फॉर्म बनाएगी, क्रस्ट और ट्रफ बनाएगी। आगे बात समझिए, ये हो गया क्रस्ट और प्रोपोगेशन हो गया वेव का, कि वेव कैसे चलती है। अब क्या है दोस्तों, अब आता है इनका शैडो जोन, यानी छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर वेव को डिटेक्ट नहीं किया जाता, यानी जो भूकंप की वेव है, भूकंप की तरंगे हैं, उनको डिटेक्ट नहीं कर पाती। यानी उनको जो सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ क्या होता है दोस्तों, सिस्मोग्राफ वो डिवाइस होता है जो भूकंप की जो तरंगे आती हैं उनको पकड़ता है या फिर उनको मापन करता है, उसको क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो देखो दोनों वेव के लिए अलग अलग देख लेते हैं। ये हो गया हमारा एपिसेंटर। एपिसेंटर मतलब जहां से भूकंप पृथ्वी के ऊपर महसूस हो। ठीक है, अब ये देखो अलग से एक एंगल ये होगा, यहाँ से यहाँ से देखो। अब क्या है, ये हो गया हमारा एपिसेंटर। अब यहां से वेव उत्पन्न हुई है इसके बिल्कुल नीचे से किसी गहराई में। ठीक है, अब क्या है कि जो एस वेव है वो सिर्फ 105 डिग्री, ये क्या होगा, ये जो एंगल है ये कितना है दोस्तों, 105 डिग्री है। ठीक है, 105 डिग्री है, और ये कितना है, ये भी 105 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से मापेंगे ना, यहाँ से मापना स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 ये हो गया 105 डिग्री, और इस साइड से मापेंगे तो ये भी हो गया 105 डिग्री। ठीक है, आप अर्थ के ऊपर खड़े वहां से मापना। ठीक है,
अब ये हो गया देखो आपका लिक्विड पार्ट, बीच में लिक्विड पार्ट आ गया। तो जो ये हम एस वेव के लिए शैडो जोन यानी छाया क्षेत्र बना रहे हैं। छाया क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, जहां पर जो भूकंप की तरंगें हैं वो हमें मिलती नहीं है, यहाँ पर जहां पर उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो ये देखो 105 से आगे दोबारा 105 पे जाएंगे ना उस साइड, ये जो क्षेत्र है जो मैंने लाल रंग से डार्क कर दिया, इसके अंदर एस वेव मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि एस वेव है वो लिक्विड से पास नहीं होती, लिक्विड से पास नहीं होंगी तो क्या करेंगी, यहां से टकरा के इस साइड मुड़ जाएंगी। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा बीच में लिक्विड, ये हो गया एपिसेंटर। ये देखो ये है 145 डिग्री और ये है 105 डिग्री। ये भी कितना है 105 डिग्री और ये हो गया 145 डिग्री। आगे बात समझते, ये है किसके लिए, पी वेव के लिए। देखो अब जिसको मैं डार्क कर रहा हूं ना, ये पी वेव के लिए शैडो जोन है। अब आप ये बोलोगे कि पी वेव तो है वो तो सब में से गुजर सकती है, सॉलिड में से भी, लिक्विड में से भी और गैस में से भी। तो पी वेव के लिए शैडो जोन क्यों बना? एस वेव के लिए तो समझ में आता है क्योंकि वो लिक्विड से पास नहीं हो सकती, इसलिए यहां से टकरा के मुर्गी इस साइड आएगी। ठीक, लेकिन दोस्तों अब क्या है, इसके केस में क्या आता है, देखो जब घनत्व चेंज होता है ना, किसी भी चीज का घनत्व चेंज होता है तो उसके साथ जब ये वेव आई ना, तो वेव इस मटेरियल से टकरा के क्या होगी, मुड़ गई। ठीक है, मुड़ जाती है, इस तरफ नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड के अंदर आई है, तो इनके अंदर जो पार्टिकल का घनत्व वो चेंज हो गया। घनत्व चेंज होने से क्या हो गया, वेव है वो उसकी डायरेक्शन बदल गई। डायरेक्शन बदलने के कारण ये जो पी वेव है वो 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में नहीं जा पाती। इसमें इस तरफ भी 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के बीच में नहीं जा पाती। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझिए। और एस वेव के लिए जो शैडो जोन है वो कहाँ तक है, 105 इस साइड से लेके 105 इस साइड भी 105 के अंदर चले जाएंगे तो क्या होगा, इस पूरे एरिया के अंदर पी वेव नहीं मिलेगी। और इसमें क्या है 105 से लेके 145, इस फाइल भी 105 से लेकर 145। देखो जो एस वेव का शैडो जोन है वो ज्यादा है, यानी 40% ऑफ अर्थ है ना, उसके ऊपर एस वेव है वो पहुंच ही नहीं पाती। यानी इस साइड भूकंप जनरेट हो गया तो जो ये इस साइड वाला जो 40% एरिया है ना अर्थ का, वहां पर एस वेव नहीं पहुंचती। पी वेव कहाँ नहीं पहुंचती, पी वेव 105 से लेके 145 डिग्री तक। अब ये जो एपिसेंटर है वो फिक्स नहीं होता, ये फिक्स नहीं होता कि भूकंप कहाँ आएगा। भूकंप कहीं भी आ सकता है, लेकिन उस एपिसेंटर से हमें एंगल देखना है कि उस एपिसेंटर से जो 105 डिग्री का एंगल है वहां पर एस वेव 105 यहां से लेके 105 यहां तक एस वेव मिल जाएंगी और इसमें 105 से लेके 145 तक। ठीक है दोस्तों, आगे का जो पार्ट है इसका वोल्केनो यानी ज्वालामुखी वाला वो कल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज ही यहीं तक पढ़ते हैं। शैडो जोन का मतलब आपको पता चल गया होगा। छाया क्षेत्र का मतलब वो होता है जहां पर ये भूकंप की तरंगें पहुंच नहीं पाती। आगे बात सुनिए। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि हमें और भी मोटिवेशन के साथ हम काम कर सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।